देखो एक बार, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन था आप लोग का, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेम फंक्शन दे के आपसे डोमेन रेंज दोनों पूछेगा और एग्जाम एस्पेक्ट से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के टाइप का एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको देखो ट्राई करो। स्टार्ट कर रहा हूं इसको सॉल्व करना, एक बार आप लोग देखो। मेरे ख्याल में टाइप तो थर्ड ही होगा इसका शायद। और बिगिन करोगे आप कैसे, y ग्रेटर देन 0 से, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको करना है x को आइसोलेट और y को कॉम्प्लिकेट। उस हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आई थिंक 1/√5 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना, 5 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आई थिंक 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से फर्दर देखोगे आप, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा, 5 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू शायद से एक्स। एलसीएम अगर ले लेते हो तो 5 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये जो सिचुएशन है इसमें कोई रूट वगैरह दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये रूट वगैरह कुछ नहीं, रूट ये सब तो है नहीं। तो आपको वो विजय माल्या वाला टाइप से सोचना चाहिए कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिसाब से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और उसके हिसाब से आई थिंक सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम आएगा इसका, कि जब भी इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 0, तब इसको समस्या है कि तब x का आंसर हमारे पास में नहीं आएगा। अदर देन 0 आई थिंक सारा पॉइंट ही ठीक है। y की जगह कुछ भी डाल लो, सॉल्व करने के अंदर कुछ ना कुछ तो x होगा ही आपके पास, ठीक है। तो लिखो नाउ फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड, फॉर x टू बी डिफाइंड y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू, कौन से नंबर को लेके इशू है आपको, 0 को। तो लिखो y इज इक्वल्स टू आई विल से r माइनस कर्ली ब्रैकेट से। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, सही कह रहा हूं शायद। अब आपको 1 को आंसर मानना है, 2 को आंसर मानना है, कि दोनों के इंटरसेक्शन को आंसर मानना है, दोनों के इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, मानो कि ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। फिर सपोज करो कि 1 प्लॉट करना है तो आपको 0 लेना नहीं है, उसके राइट साइड का सारा नंबर लेना है, ये सिचुएशन है। और इक्वेशन 2 को अगर प्लॉट करना है तो 2 बोलता है कि सब कुछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या मत लो, 0 मत लो। तो इसके लिए आप अगर कुछ बनाओगे इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो आई थिंक यहाँ ऐसे और आगे इस तरह से चला जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आपका आंसर ना तो शायद ऊपर का लेयर है और ना ही शायद नीचे का लेयर है, आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। वो किधर लाई करेगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहां ओवरलैपिंग होगा वही इंटरसेक्शन। ये पॉइंट 0 है तो आपका y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक 0 का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे राउंड, और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए 0 पे भी क्या रह जाएगा, राउंड ब्रैकेट, ठीक है मेरे ख्याल में। तो ये हो गया आपका फाइनली रेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा दो, थोड़ा इस क्वेश्चन के साथ में समस्या है, ठीक है। चलो देखो इसको, देखो 3 स्टार लगा लिए। देखो सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं एक बार ना थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड फॉर्म आपके साथ में डिस्कस करता हूं, फिर आएंगे एक्चुअल क्वेश्चन। सपोज करो कि मैं ये बाद का पार्ट हटा दूं, बस क्वेश्चन इतना सही है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो उस केस में क्या है कि हमारा जो अप्रोच होता ना वो ऐसे होता कि पहले मैं आपसे पूछता कि इस फॉर्मेट के लिए व्हाट डू यू थिंक डोमेन क्या होता, पहले ये बताओ मेरे को। डोमेन का मतलब क्या होता था कि ऐसा x जिसको डालने के बाद में y को प्रॉब्लम ना हो। तो y के एस्पेक्ट से अगर आप इसको देखोगे तो y इक्वल से क्या लिखा हुआ, 2 माइनस थ्राइस एक्स, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट एकदम से, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर अगर है तो आपको ये सोचना है कि डिनोमिनेटर कब कब 0 बनेगा, जब जब 0 बनेगा उन सारे को r में से भगा दो तो समस्या वाला पॉइंट्स मिल जाएगा आपको, उसको आपने r में से भगा दिया तो आपका डोमेन आ गया। लेकिन इसको कहीं पर समस्या होगा कि कहीं पर भी समस्या नहीं होगी, आई थिंक कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। तो इसका डोमेन क्या रहना चाहिए, r रहना चाहिए, सही है मेरे ख्याल। और इसका डोमेन को r मान के फिर आप इसका जो नॉर्मल तरीका मैंने आपको सिखाया, आप उस हिसाब से रेंज निकालो, उस हिसाब से आपका एक आंसर आ जाएगा। आया बात समझ। अब रेंज अगर मैं उसके हिसाब से सोचूं तो क्या होगा, सोचो y इज इक्वल्स टू आई हैव व्हाट 2 माइनस 3x। अब यहां से क्या होगा बताओ, 3x को यहाँ ले आओ, y को वहां ले जाओ, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई एंड x इक्वल्स टू कितना 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय कितना 3। आई होप ऐसा कुछ होगा।
अगेन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का ही फॉर्मेट। अब मेरे को सोचना है कि y का ऐसा कौन सा वैल्यूज है जिसकी वजह से x को दिक्कत आएगी। तो आई थिंक कोई ऐसा वैल्यू नहीं, कुछ भी डाल दो हर बार कुछ ना कुछ x आएगा ही। और उस सिचुएशन में y का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, r। फॉर x टू बी डिफाइंड और x टू बी रियल आई कैन से कि y विल बी इक्वल टू r, एंड यहाँ से आई कैन से कि y इक्वल्स टू r ही मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ तक बात समझ में आया। अब लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो अप्रोच मैंने लगाया ना, ये मैं तभी लगा सकता हूं जब डोमेन मेरा पूरा का पूरा आर हो। मतलब एक्चुअली जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसका जो ओरिजिनल डोमेन है, उस डोमेन को पूरा डोमेन मानते हुए अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आप पुराना वाला अंडरस्टैंडिंग अप्रोच लगा के रेंज निकाल सकते। लेकिन क्वेश्चन के साथ में एक परेशानी है, देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन आपको दिया हो उसमें आपको बोला हुआ है कि देखो फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, यहां तक बात ठीक है। फिर लेकिन उसके आगे बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू r एज वेल एज x ग्रेटर देन से। तो अब आप मेरे को बताओ कि एक्चुअल डोमेन तो इसका r था, और उसको अगर मैं अपना डोमेन, असली वाला डोमेन या x का इनपुट्स मान के अगर सॉल्व करता तो मेरा रेंज भी कितना आता, r आता। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि पूरा डोमेन मत लो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लो और बताओ मेरे को कि पॉजिटिव वैल्यूज के रिस्पेक्ट में इसका रेंज क्या हो। ठीक है, तो इज इट सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस कि उनसे अलग है, थोड़ा सा उनसे अलग है। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होता था कि जो भी उसका नेचुरल डोमेन आता था हमारा सॉल्व वॉल्व करके उसको पूरा डोमेन मानते थे हम, और उस डोमेन के रिस्पेक्ट में हम रेंज ढूंढते थे। इसीलिए वो सारा अंडरस्टैंडिंग, वो सारा आइडियाज उस पर वर्क करता था। इस सवाल के साथ में परेशानी क्या है कि अगर सिर्फ फंक्शन को मैं ध्यान से नोटिस करूं तो फंक्शन का जो असली डोमेन होना चाहिए वो तो होना चाहिए आर। लेकिन सवाल बोल रहा है कि आर मत लो, आप आर के अंदर से ना ये छोटा सा टुकड़ा, ये पार्ट ले लो आपस उसका, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को बताओ कि इसका रेंज क्या हो, ये क्वेश्चन। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में प्रीवियस का जो आइडियाज है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसमें थोड़ा हमको कुछ अलग करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो भी बहुत टफ नहीं है, लेकिन अलग क्यों कर रहा हूं उस बात का आई वाज ट्राइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन कि क्यों इसी रास्ते जाएंगे हम इसके अंदर। क्लियर मेरे ख्याल में समझ में आया कि या और एक बार बताऊं, एक बार और बोल देता हूं। देखो असली में डोमेन क्या है इसका बताओ, आर, और पूरे डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रेंज ढूंढना चाहो तो ठीक है, पुराना जो समझाया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग लगाओ, मस्त आपका आंसर आएगा, यही राइट आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में परेशानी ये है कि दे आर नॉट अलाउइंग मी टू टेक द होल डोमेन, दे आर टेलिंग मी कि ओके x बिलोंग्स टू r लीजिए, साथ ही साथ आप ऐसा पॉइंट्स लीजिए जिसमें x ग्रेटर देन क्या होगा, सिर्फ। आया बात समझ? तो मतलब ये हुआ कि मैं पूरा डोमेन ले रहा हूं क्या, आई एम जस्ट टेकिंग अ पार्ट ऑफ द डोमेन, पार्ट ऑफ द डोमेन, नॉट द होल डोमेन। ये समझ में आ रहा है? अब अगर मैं पार्ट ऑफ द डोमेन ले रहा हूं तो जो पुराना अंडरस्टैंडिंग था ना रेंज निकालने का, वो इस पे वर्क नहीं करे, बस इतना सही कहना चाहता। चलेगा यहां तक। अब इसके आगे देखो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम ठीक ठीक करेंगे। देखो y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में, 2 - 3x, यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू कितना, 2 - y, यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना, 2 - y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है मेरे ख्याल। अब लेकिन x बिलोंग्स टू r तो मेरे को लेना नहीं है, लेना क्या है बताओ, x ग्रेटर देन 0। क्या लेना है फिर से बताओ, x ग्रेटर देन 0। मैं उस बात से स्टार्ट करूंगा, आई विल से कि ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई हैव टू फोकस ऑन अ फैक्ट कि x का जो वैल्यू है मेरे को कैसा लेना है, ग्रेटर देन 0। x खुद कौन आया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, 2 - y डिवाइडेड बाय 3। सिंस मेरे को फाइनली y के आंसर्स पे कमेंट करना है, इसीलिए मैं x को इससे चेंज कर दूं, ग्रेटर देन 0। चलेगा यहां तक, ठीक है। अब आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 - y ग्रेटर देन 0, और y को वहां ले जाओ तो क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन y, उलट के लिखोगे तो क्या आएगा, y लेस देन 2। देखो क्लियर है कि नहीं? और y लेस देन 2 का मतलब क्या है आपकी, देयरफॉर बोलो y बिलोंग्स टू क्या, -∞ से लेके 2 और 2 पे भी ओपन एंटर। लेस देन 2 मतलब किधर को जाएगा वो, 2 के लेफ्ट साइड, और 2 के लेफ्ट साइड कहां तक, -∞ तक, इसीलिए आपका रेंज हो गया -∞ से 2। अगेन प्लीज दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि सर इसको तो आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के आइडिया से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका साफ साफ सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि इस क्वेश्चन में वो आइडिया नहीं लगाएंगे, बिकॉज मेरे को पूरा जो डोमेन इसका एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो पूरा डोमेन लेना अलाउड नहीं है। मेरे को डोमेन के अंदर का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ही चाहिए, और उस पार्ट के रेस्पेक्ट में मेरे को आंसर देना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आधा तो वहां का आइडिया अप्लाई किया, लेकिन इसके आगे जो आइडिया होना चाहिए ना कि फॉर x टू बी डिफाइंड y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, वो चीज को मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा डोमेन नहीं चाहिए मेरे को जस्ट एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए। तो जो पार्ट चाहिए मैं बस उसी पे फोकस करूंगा, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से x का आंसर इसमें रिप्लेस करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा y आ जाए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर?
चलेगा? करो फटाफट कॉपी करो। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। तो फाइनली यहां पे आके हम लोग का डोमेन रेंज हो जाता है खत्म। ठीक है, फाइनली डोमेन रेंज हो जाता है हम लोग का खत्म। अब एक बहुत ही नए और अलग एस्पेक्ट पे बात करने, लिखिए ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अगेन मैं बुक के ऑर्डर से थोड़ा अलग जा रहा हूं, बुक में ये चीज थोड़ा बाद में है, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक ऑर्डर बना के पढ़ा रहा हूं आपको। कुछ दिनों के बाद में बुक का सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे। इवन आज के बाद, मतलब अभी जी ये क्वेश्चन हो गया ना हम लोग का, इसके बाद में आप डोमेन रेंज का जो एक्सरसाइज है आपकी किताब में, वो आप पूरा ट्राई कर सकते हैं। उसका हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ना बने तो आप डाउट में मेरे से लाके पूछ लें। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं, इस पे आते हैं हम। ठीक है, एक बात मेरे को बताओ कि चलो मैं इसको पहले दिखाता भी नहीं हूं आपको, आप अभी तक फंक्शन को कितने तरीके से जानते? तो सोचो क्या क्या। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट के फॉर्मेट में और दूसरा इक्वेशन के फॉर्मेट। आज हम कोशिश करेंगे कि हम एक तीसरा फॉर्मेट भी फंक्शन का समझें। ठीक है, वो कैसे आता है मैं एकदम स्क्रैच से आपको डेवलप करके दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा ध्यान देते जाए। अभी तक मेरे को फिर से बताओ कि फंक्शन का जान पहचान आपके पास में कितने तरीके से है? दो। क्या क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले से और दूसरा इक्वेशन वाले से। एक बार रिकॉल करो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले से आप फंक्शन किसको कहते थे? ऐसा सबसेट जिसके अंदर में फर्स्ट सेट का कोई भी एब्सेंट ना हो और कोई भी रिपीटेड ना हो, उसको हम क्या कहते थे? फंक्शन। डोमेन का अंडरस्टैंडिंग वहां पर क्या होता था? ऑल द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज का मतलब क्या होता था? कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ये रेंज हो गया और वो डोमेन हो गया। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता था इक्वेशन वाला एस्पेक्ट। इक्वेशन वाले एस्पेक्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? रिकॉल करो। कोई भी इक्वेशन फंक्शन होगा कि कुछ कुछ इक्वेशन ही फंक्शन हो पाएगा? कुछ कुछ इक्वेशन ही फंक्शन हो पाएगा। ऐसा कौन सा कंडीशन, कौन सा क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने से इक्वेशन का फंक्शन कह सकते हो और नहीं फुलफिल करने से आप फंक्शन नहीं कह सकते? एक एक्स डालने से प्रोसेस करने के बाद में आंसर में अगर एक ही वाई आए तो उस प्रकार के इक्वेशंस को हम कहेंगे कि फंक्शन है। और जो ऐसा ना कर पाए, एक एक्स डाला और बदले में दो दो वाई दे दिया, तीन तीन वाई दे दिया, तो वैसा इक्वेशन फंक्शन नहीं है। ये सारा चीज याद है। आज हम चल रहे हैं थर्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। थर्ड डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे को एक कोई सिंपल से फंक्शन का एग्जाम्पल दो। ये मैं ही देता हूं, चलो देखो। मान लो कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू, इफ आई सिंपली टेक x प्लस 5। क्या ये डेफिनेशन आपके हिसाब से फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है? पहले ये बताओ, बहुत ही ध्यान से सोच के बताना। फंक्शन है, फंक्शन नहीं है y। सिंपल, अभी समझाया। x का कुछ भी डालूंगा एक आंसर, तो y का बदले में एक आंसर रिटर्न में मिलेगा मेरे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। ओके, तो इसीलिए ये फंक्शन है। श्योर ना इस चीज को लेके? ओके, अब देखो कि मैं इसको कैसे चेंज कर देता हूं एक नया चीज। ठीक है ना, x का कुछ वैल्यूज आप अपने मन से मेरे को बताओ, थोड़ा छोटा छोटा ही बताना, ज्यादा बड़ा नहीं। जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो x अगर आप जीरो लेते हो तो यहां पर डाल के y आपको कितना आएगा? ओके, और इसका इंटरप्रिटेशन शायद यही है ना कि 0,5 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो f को बिलोंग करेगा। ओके, x चेंज करो, बताओ कुछ नया बताओ। नहीं, उतना बड़ा पे मत, छोटा छोटा रखो, कुछ प्लॉटिंग करना है इसका। 1, एक बार 1 डाल दो, y इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 6। फिर क्या हो जाएगा बताओ? 1,6 विल बिलोंग्स टू f। फिर मान लो कि 2 ले लो एक बार आप, तो y इक्वल टू क्या बताओ? आई थिंक 7। और इससे क्या होगा बताओ कि 2,7 ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू। फिर बताओ 3 क्या होगा बताओ? 8 एंड इंटरप्रिटेशन f। तो इससे हम देख सकते हैं, देखो कि कहीं ना कहीं ये ऑर्डर्ड पेयर वाला लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग और इक्वेशन वाला लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, राइट? ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए दोनों चीज को अलग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों चीज क्या है कि आपस में इंटरकनेक्टेड। और इसी से इंटरकनेक्टेड फंक्शन का एक और तीसरा एस्पेक्ट भी, और वो तीसरा एस्पेक्ट एकदम मतलब जबरदस्त मजेदार चीज है, उसको देखो, उसको समझो। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? इसको जैसे आप देख रहे हो, एंड एज वी ऑल नो कि इसमें सारा का सारा फर्स्ट कंपोनेंट x को रिप्रेजेंट करता है और सारा का सारा सेकंड कंपोनेंट y को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मान लो कि इन x और y के वैल्यूज को
मैं किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर, जहां पर मानो कि मेरे पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रखा हुआ है, और मैं अगर इनको प्लॉट कर लूं तो सोचो क्या, मानो कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, पहला पॉइंट आप देखो कौन सा 0,5, तो आई विल से 0 1 2 3 4 एंड 5 यहां पे होगा, चलेगा। दूसरा बताओ 1,6, तो आगे एक यूनिट और ऊपर एक और यूनिट, तो मेरे ख्याल में यहां कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, तो आगे एक यूनिट ऊपर एक यूनिट, मेरे ख्याल में यहां कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और बताओ 3,8, तो आगे फिर से एक यूनिट ऊपर फिर से एक यूनिट, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इतना था शायद। अब इन सारे को जो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने का प्राप्त हुआ, उन सारे को इफ यू ज्वाइन बाय फ्री तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। मेरा प्लॉटिंग ठीक नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ये पॉइंट्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, यार समझ। इनफैक्ट अगर नाम दे दूं, मान लो कि ये ए है, ये वाला सपोज करो कि बी है, ये वाला सपोज करो कि सी है, और ये वाला सपोज करो कि डी है, तो यू कैन सी कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और इन सारे को फ्री हैंड से ज्वाइन करने से आपको किस टाइप का कुछ है, क्या बोलूं मैं इसको, कर्व जैसा कुछ मिल गया। ठीक है, ये ग्राफ जैसा कुछ मिल गया। तो यही जो मिला ना आपको, इसको आप कह सकते हो ग्राफ ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, कौन सा इक्वेशन को फॉलो करके ये मिला है आप, x+5 को फॉलो करके, तो ये उस x+5 वाले फंक्शन का ग्राफ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, तो आज के बाद में देखो कि दुनिया का जो भी फंक्शन आप स्टडी करोगे, उसका हमेशा ये तीसरा एस्पेक्ट भी एग्जिस्ट करेगा, ये आपको मान के चलना। आप इस एस्पेक्ट को बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, वो आपके अपने ड्रॉबैक के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत की। बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी होगा जिसका आप ये ग्राफ नहीं बना पाओगे खुद से, बट दैट इज ओके। लेकिन ये मत सोचना है कि उसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्राफ तो हमेशा हर किसी का एग्जिस्ट करेगा। आया बात समझे। तो आज के बाद में आपके लिए फंक्शन का कितना पॉसिबल फॉर्मेट हो सकता है बताओ, 3। क्या क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, इक्वेशन वाला और ग्राफ वाला। और देखो ग्राफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आया कि नहीं। इसी तरीके से हर फंक्शन का कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा मेरे पास में। अब चाहे ये वाला फॉर्मेट रहे चाहे ये वाला फॉर्मेट रहे, ये रहे तो और अच्छा बात है, सीधा ही प्लॉट कर लो, जोड़ दो हाथ से तो ग्राफ मिल जाएगा। और यदि ये वाला फॉर्मेट रहे तो थोड़ा मेहनत करना होगा, ऑर्डर्ड पेयर पहले निकालना होगा, और फिर उस ऑर्डर्ड पेयर को जब आप प्लॉट करोगे और फिर उसको फ्री हैंड से आप ज्वाइन करोगे तो अगेन यू विल गेट अ ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है कि हर फंक्शन का, चाहे वो इस फॉर्मेट में आए चाहे वो इस फॉर्मेट में आए, उसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हम उस ग्राफ को पहचान पा रहे हैं, बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, वो हमारे अपने मेहनत पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ कुछ सिचुएशन में ग्राफ हम बना ना पाए खुद से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो सबके लिए करेगा। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं। मैं एक बार फिर पूछूंगा, आज के बाद आपके लिए फंक्शन का कितना फॉर्मेट एग्जिस्ट करेगा बताओ। क्या क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला मतलब ऐसा, दूसरा इक्वेशन वाला यानी कि ऐसा, तीसरा ग्राफ वाला यानी कि ऐसा। अभी क्या देखो कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में यू आर एक्सपर्ट, आपको पता है कि कौन से सिचुएशन को फंक्शन कहना है और कौन से सिचुएशन को फंक्शन नहीं कहना है। नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल ट्राई टू मेक यू एक्सपर्ट इन द थर्ड सिचुएशन एज वेल, कि किस ग्राफ को देख के फंक्शन कहना है और किस ग्राफ को देख के फंक्शन नहीं कहना। बहुत ही सिंपल सा। पहले मेरे को आप ये वाला एक बार रिवाइज करा दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था वो कंडीशन, नोबडी शुड बी एब्सेंट, नोबडी शुड बी रिपीटेड। जोर से बोलो, नोबडी शुड बी एब्सेंट, नोबडी शुड बी रिपीटेड। सेकंड वाले में क्या था, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको डालने के बाद में रिटर्न में वाई का सिर्फ एक वैल्यू मिले। ठीक है, अभी ग्राफ पे बात करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। कुछ ऐसे ही रैंडम टाइम पास करता हूं मैं। ठीक है, मान लो कि एक ऐसा इस टाइप से, ज्यादा हो गया क्या थोड़ा ऐसा बना के छोड़ो। ओके, फिर आप सपोज करें कि एक मैं ऐसा बना लेता हूं ऐसा, और एक मैं आप लोग का फेवरेट नंबर 0 के हिसाब से ऐसा बना। अभी तीनों ही ग्राफ है मेरे लिए, तो ये भी ग्राफ है, वो भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। अब मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा आपके हिसाब से फंक्शन है, कौन सा नहीं है। ये आप बोलो सर हमको तो पता नहीं, पढ़ाया नहीं आपने ठीक से। सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला, थर्ड वाला है, और फर्स्ट वाला
फर्स्ट वाला है। चलो कोई नहीं, अब मैं पढ़ाता हूं, मैं अपना जिम्मेदारी निभाता हूं, आप टेंशन मत लो। यहां देखो ध्यान से, ग्राफ से फंक्शन है कि नहीं है पहचानने के लिए आपको बनाना है बहुत सारा वर्टिकल लाइन। अब पहले मेरे को बताओ कि वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऐसे ऐसे वाला या ऐसे ऐसे वाला? ऐसे ऐसे वाला, ऊपर नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं, कौन सा? ऊपर नीचे। आपको बहुत सारा ऊपर नीचे वाला लाइन बनाना है, एंड ऊपर नीचे के लाइन को हम इंग्लिश में वर्टिकल लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार रहता है, पुश पुल में इंसान को दिक्कत रहता है, लिखा रहता है पुश कर देता है पुल। बाकी देखो ये समझ में आया, वर्टिकल लाइंस बनाया मैंने बहुत सारा, मैं उस पर भी बनाता हूँ। आप ना डिफरेंस नोटिस करना कि वहां के वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइंस में और इसमें क्या अंतर, और वो अंतर के वजह से ही मतलब इसका डेफिनेशन डेवलप होता है। क्या अंतर है बताओ उसमें, इसमें, इसमें, एंड इसमें यू विल सी कि सम सिमिलैरिटी इज देयर, कुछ समानता है दोनों के अंदर। अच्छा मेरे को ठीक है, टेंशन एकदम मत लो, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचें ताकि लंबे समय तक आपको ये बात याद रहे। यहां का क्या कंडीशन था, इसको फंक्शन कब कह सकते थे? एक्स का एक वैल्यू डाला, प्रोसेस हुआ रूल से, और आंसर में एक आंसर आया तो फंक्शन है, नहीं आया तो फंक्शन नहीं। ओके चल सकते हैं आगे। इसका इंटरप्रिटेशन सुनिए और समझिए। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वाला एक्स जब आप डालिएगा ना, मतलब इसके रूल के अंदर, इसका भी तो कोई रूल होगा ना, पता नहीं है मेरे को, तो वो एक अलग बात है, बाकी रूल तो होगा ही। इसके रूल में जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिलेगा, जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिलेगा, जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिलेगा, जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिल रहा हो। तो ही तो वो पॉइंट आ रहा है ना ग्राफ के ऊपर में, जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिल रहा होगा, जब आप ये वाला एक्स डालोगे तो आपको ये वाला वाई मिल रहा होगा। मोटा मोटा बात ऐसा है कि एक एक्स जब जब डालोगे एक वाई तब तब मिलेगा आपको, किसी भी एक एक्स के बदले दो वाई तो आपको नहीं मिल रहा होगा। अब आ जाओ थोड़ा सा अपना नजर घुमाओ इसके तरफ, इसके एक एक्स में ये वाई भी मिलेगा और ये वाई भी मिलेगा, तो एक एक्स में वो कितना वाई दे रहा है आपको बताओ? ये ऐसा फंक्शन के लिए अलाउड है कि अलाउड नहीं है? इसीलिए ये वाला फंक्शन नहीं होगा। ये वाला सेम प्रॉब्लम, एक एक्स डाला दो दो वाई मिल गया, एक एक्स डाला दो दो वाई मिल गया, ठीक है। तो ये आज के बाद में याद रखना आपके, आपका जो तीसरा डेफिनेशन, ये तीसरा एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन है ग्राफ वाला, उसमें ये है अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया कि कौन सा रैंडम ग्राफ फंक्शन होगा और कौन सा रैंडम ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन वो होगा, फिर से कहता हूं, फंक्शन वो होगा जिसमें आप कितना ही वर्टिकल लाइन बना लो लेकिन कोई भी लाइन आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे नहीं काट रहा हो। हर लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे काट रहा होगा? 1 पॉइंट पे। लेकिन अगर एक भी लाइन ऐसा है जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, देन दैट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ ग्राफ, ठीक है। लेकिन हर वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को सिर्फ एक एक पॉइंट पे काट रहा है, देन दैट ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन आई डोंट नो, बट इट इज अ फंक्शन। नहीं आया समझ? रिपीट करूं क्या हो जाएगा? तो पहले आप क्या करें कि आप इस डेफिनेशन को लिखें, पढ़ लीजिए। वैसे एनी ग्राफ दैट कैन बी कट बाय अ वर्टिकल लाइन ओनली at only one point will be called as a function, but if any vertical line cuts the graph at 2 or more point, then it will not be a function. पहले ये डेफिनेशन लिखूं, अब ना मैं काम करूं, ये बना लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये एग्जाम्पल होगा आपका। फर्स्ट वाला को बोलना कि इज अ फंक्शन, सेकेंड वाला नॉट अ फंक्शन, थर्ड वाला भी नॉट अ फंक्शन। देखो 2 मिनट फिर से मेरी तरफ देखो, डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन बनाना है बहुत सारा, और अगर एक भी लाइन ऐसा नहीं हुआ जो 2 या उससे ज्यादा पॉइंट पे काट रहा हो तो वो फंक्शन हो जाएगा, और एक भी लाइन अगर ऐसा मिला जो 2 पॉइंट पे काट रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये क्लियर है मेरे ख्याल। इसके आगे बात उठता है कि जैसे इसके अंदर में, चाहे इसके अंदर में, डोमेन रेंज भी हमको क्लियर है। इस वाले फॉर्मेट के अंदर में सारे फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन हमारा क्या होता था? डोमेन, और सारे सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन हमारा क्या होता था? रेंज। इस वाले फॉर्मेट में डोमेन क्या होता था? एक्स का वैल्यूज, और रेंज क्या होता था? वाई का वैल्यूज। तो वैसे ही ग्राफ वाले फॉर्मेट में भी कुछ ना कुछ तो डोमेन और कुछ ना कुछ तो रेंज जो होगा उसका। तो अब देखो एक बार ध्यान से, सपोज करो कि मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाता हूं, ध्यान से देखना एक बार आप। हाँ, मान लो कि इस टाइप से कुछ, ठीक है,
ऐसा जो y को सपोज करो काट रहा है 0,-3 पे, और x को यहाँ पे काट रहा है मान लो कि -2,0, और लेट से ये वाला 5,0। तो डोमेन रेंज का आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ा देख। ग्राफ के फॉर्मेट में क्या होता है कि डोमेन का अंडरस्टैंडिंग होता है कि ग्राफ बनाने के लिए ना आपने एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन यूज करा है उस चीज को बोला जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ग्राफ बनाने के लिए आपने वाई एक्सिस का जितना पोर्शन कवर किया है या यूज किया है उसको बोला जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन आपने कवर किया तो क्या बोलोगे बताओ? देखो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग थॉट है, जैसे यहाँ मैंने छोड़ दिया दैट मीन्स कि फंक्शन एंड हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है ये पीछे बस जाता होगा बस, और इधर भी ये फंक्शन रुक नहीं रहा, ये जा रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो मैंने तो इन्फिनिटी तक सब कुछ ही यूज कर लिया, बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ ग्राफ आ ही रहा होगा, आए बात समझो, पर इधर भी इन्फिनिटी तक सब कुछ ही यूज कर लिया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, डोमेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज क्या होगा? रेंज आपका हो जाएगा, सोचो कि रेंज आप देखो एक बार कि रेंज आप, वैसे थोड़ा सा ना मैंने इसको रॉन्ग वे में प्लेस कर दिया, एक सेकंड रुको, ऐसे प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देखो समझ में आ जाएगा आपको कि वाई एक्सिस पे मिनिमम आपने कौन सा वैल्यू यूज किया बताओ? -3, और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा रहे हो? इन्फिनिटी तक। तो रेंज आपका क्या हो जाना चाहिए? -3 से लेके। ये अंडरस्टैंडिंग है डोमेन रेंज कि ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन आपने काम में लिया है वो देखना है, और ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस का कितना पोर्शन आपने काम में लिया है आपको वो देखना है। और दोनों पोर्शन के अंदर में आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हो वो आपका डोमेन बनेगा, और वाई पे जो आप यूज कर रहे हो वो आपका क्या बन जाएगा? रेंज। क्लियर है मेरे ख्याल? इसको भी आप एज एग्जाम्पल कॉपी कर लो। डन मेरे ख्याल में। एक बार और बोल देता हूँ, देखो ये वाला तो समझ में आ ही गया कि ग्राफ में किसको फंक्शन कहना है किसको फंक्शन नहीं कहना है, कि वर्टिकल लाइंस बनाओ बहुत सारा, और एक भी वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे अगर काट दिया तो फंक्शन नहीं है, और सारा वर्टिकल लाइन अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काट रहा तो फंक्शन है। डोमेन रेंज का देखो फिर से बता देता हूँ, इस ग्राफ को देखो अच्छे से और सोचो कि ग्राफ बनाते समय एक्स एक्सिस का कितना पार्ट आप यूज कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस का इसमें यू विल सी, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फंक्शन यहाँ रुका नहीं है, ये जा ही रहा है आगे तक, और ये फंक्शन भी यहाँ रुका नहीं है, ये भी आगे तक जा ही रहा है। तो एक्स एक्सिस का काइंड ऑफ -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सारा ही वैल्यू यूज हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है हमको, और ये वाला पार्ट भी है। ठीक है, इसीलिए डोमेन आपका क्या हो गया यहाँ पर? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज आपका क्या हो गया? -3 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है मिनिमम आप इतना यूज कर रहे हो और इसके ऊपर का सारा यूज कर रहे हो। चलेगा मेरे ख्याल? एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, सोचना एक बार। इसको देखो, आपको जज करना है कि इज इट अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, एक ग्राफ में बना के दे रहा हूं, बोलो यस और नो? नो। ठीक है, दूसरा एक यहीं पे ले लो, पहले इज इट अ फंक्शन और नॉट, फिर आपको बताना है कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज। ठीक है, ग्राफ आप देखो क्या, मानो कि इस टाइप का कोई ग्राफ है ऐसा, और ये वाला पॉइंट सपोज करके मैं आपको दे दूं 0,6 लिखा हुआ। ठीक है, गेस करो डोमेन रेंज के। पहले तो फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन तो है। डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज, अब रेंज का एक बात बताओ मेरे को कि y का वैल्यूज कहां से कहां तक आपको लग रहा है कि यूज हुआ है? 6 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से 6? -इन्फिनिटी से 6। तो उसको कैसे लिखोगे?
माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, 6 6 खुद है कि खुद नहीं है? ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है, ओके डन। ये वाला कॉपी करना। अब पेन वेन छोड़ के 2-4 मिनट कुछ कह रहा हूं मैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। माइनस, हाँ -3 मैंने इंक्लूडेड ही बनाया था, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक सिंपल सा आइडिया है, उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सुनना थोड़ा ध्यान से, मोड तक नहीं जाएंगे, टेंशन मत। बस पहले एक आइडिया शेयर करके छोड़ देता हूँ, बाकी अपन अगले क्लास देखेंगे। अब अगर अमेरिका या अफ्रीका जाते हो और जाके पूछते हो कि डू यू नो एनी इंडियन, उसका जवाब क्या है? मतलब एकदम अफ्रीका के बेकार से बेकार गांव में चले जाओ आप, और अमेरिका के भी बेकार से बेकार गांव में या डेवलप्ड से डेवलप्ड सिटी में चले जाओ, और किसी भी एक रैंडम नेटिव अमेरिकन को पूछो कि डू यू नो एनी इंडियन, तो वो क्या बोलेगा? शायद यस बोल दे। और यस अगर वो बोल देता है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो किसको पहचानता हो? एक दो आदमी लोग का नाम बताओ। प्राइम मिनिस्टर तो देखो मुश्किल है, उस तरह वो लोग इतना अवेयर नहीं रहते, शील्ड अपना जिंदगी जीता है वो लोग, प्राइम मिनिस्टर का तो रहने दो। देखो एक फिगर है जिसको मतलब ऑलमोस्ट सब लोग पहचानता है, वो है महात्मा गांधी। मतलब अफ्रीका जाओ चाहे अमेरिका जाओ, महात्मा गांधी को सब पहचानते हैं। फिर क्या है कि आप एक दो और ले सकते हैं, मान लो कि सिंगर विंगर ले लो, क्रिकेटर को कोई नहीं पहचानता वहां पे कि क्रिकेट नहीं खेलता वो लोग, ठीक है। और किसका बोल सकते हैं बताओ? शाहरुख खान का बहुत पॉपुलैरिटी, कुछ लोग क्या पता मतलब द डांसिंग बॉय बोल के पहचान ले, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा भी थोड़ा वो वहाँ का लोकल हो गई है तो उसको पहचान सकते हैं, इंडियन है वो, आई बात। बट द पॉइंट विच आई वांट टू मेक हियर इज कि उससे पूछोगे डू यू नो एनी इंडियन, वो बोलेगा कि यस आई नो, 2-3 का नाम भी बता दे। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या दुनिया में उतना ही इंडियन है? फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट में मान के चलता हूँ कि पूरे इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन, अब 1 बिलियन में से वो किसी 3 को जानता है, ठीक है, और तो किसी को नहीं जानता। वैसा ही कोई समस्या फंक्शन के साथ, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा ना, उस हिसाब से कोई अगर मेरे से पूछे कि दुनिया में ओवरऑल कितना फंक्शन फ्रेम किया जा सकता है, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन उस इनफाइनाइट में से देयर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स, जिन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो उनके बारे में आपको 4 चीज पता होना चाहिए। पहला कि इक्वेशन वाले फॉर्मेट में वो कैसा दिखाई देता है। दूसरा कि इक्वेशन वाले फॉर्मेट के हिसाब से उसका डोमेन क्या होना चाहिए। तीसरा इक्वेशन वाले फॉर्मेट के हिसाब से उसका रेंज क्या होना चाहिए। चौथा कि उस फंक्शन का जो भी इक्वेशन वाला फॉर्मेट है उसके हेल्प से अगर ग्राफ प्लॉटिंग का कोशिश किया जाए तो वो ग्राफ देखने में कैसा होना चाहिए। ये 4 चीज है जो आपको लगभग 10-12 डेफिनेशन के लिए पता होना चाहिए। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करूंगा, देखो कि अगर आप बाहर के कोई भी देश में जाते हो, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कहीं पर भी, एंड इफ यू गो एंड आस्क डू यू नो एनी इंडियन, तो रैंडम कोई भी आदमी आपको बोल देगा कि हाँ यार 2-4 को तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि सिर्फ 2-4 इंडियन नहीं होता है दुनिया में मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा इंडियन, ठीक है, लेकिन वो पहचानता 2-4 को है। उसी तरीके से फंक्शन का जो भी हमने पढ़ा, उन सारे पढ़ाई लिखाई के बेसिस पर कोई मेरे से अगर पूछे कि दुनिया में कितना फंक्शन एग्जिस्ट करता है, आप कितना फंक्शन फ्रेम कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है कि यार इनफाइनाइट। मैं तो कोई भी टाइप का इक्वेशन बना दूंगा ना, वो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अभी उस जर्मन या उस फ्रेंच के बारे में सोचो कि इज इट रियली नेसेसरी फॉर हिम कि वो सारे इंडियन को जाने ना। इवन इंडियन के लिए नेसेसरी नहीं कि आप पूरे इंडिया को जानो, आप भी मतलब अपनी लोकेलिटी में सबको पहचान लोगे, काफी आपकी आए बात समझ। वैसे ही फंक्शन जो है वो दुनिया में कितना फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट फंक्शन से जान पहचान बना के रखना जरूरी है हमारे लिए? नो। हमारे लिए जरूरी है कि सिर्फ 10-12 जो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। और कितना ऐसा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में? सिर्फ 10 या 12। और हर स्ट्रक्चर के बारे में या हर उस इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए? सोचो फिर से। इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, रिपीट करो मेरे साथ, क्या होना चाहिए बोलो? इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। सेकेंड, डोमेन ऑफ द फंक्शन। थर्ड, रेंज ऑफ द फंक्शन। और हर फंक्शन का हम जानते हैं कि ग्राफ भी होना चाहिए, तो जो भी इक्वेशन आप पढ़ रहे हो उससे कॉन्टेक्स्ट में आपको ग्राफ पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल? लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस
स्टैंडर्ड फंक्शंस with their domain, some standard functions with their domain, comma range and graph. Domain, comma range and graph. ठीक है, इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखो आप मॉडुलस फंक्शन। नंबर 1 मॉडुलस फंक्शन पढ़ना तो हमको 10-12 टू है। सबसे पहला आता है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल अगली क्लास में देखते हैं।